अस्सलामुअलैकुम। आज 8 अगस्त है 2026, 8 अगस्त 2026 को आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, वंस अगेन हम उसी दोराहे पे हैं जिस पर हर थोड़े अरसे के बाद हम होते हैं, घूम के वहीं आ जाते हैं। घूम के वहीं आ जाते हैं। लेकिन अब की बार क्या ये घूमने का सिलसिला ख़त्म होगा या नहीं? आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सही है, हाँ, कुछ मैंने पेशन गोई भी की। पेशन गोई जो आपने कल की और उसके बारे में मैंने आपसे सवाल किया। आपने पेशन गोई जो की थी, आपने उसमें कहा था कि उसमें सूबों की बहस होगी, उससे पहले 2 साल तक लोकल बॉडी चलाया जाएगा और फिर वो सूबों के मामले में क्या क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है उस पर आपने एक प्रिडिक्ट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस इस बाबत चल पड़ी कि आपने खबर दे दी। मैंने आपसे पूछा आपने खबर दी या एनालिसिस, आपने मुझे घुमा दिया। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नक्शा है नया खींचा जा रहा है, ये प्रपोजल असल में है क्या? इसके हक और मुखालिफत में दलाइल क्या है? माजी से कैसे मुख्तलिफ है? अच्छा, मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, डेटा इकट्ठा किया है। इस वक्त आपको पता है बहुत सी हर मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई 12 प्रोविंसेस डिस्कस कर रहा है, कोई 22 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है। मैं आज 32+1 के फार्मूला लेके बैठा हुआ यहाँ। अच्छा। तो मतलब है कि ये कोई गारंटी नहीं है इनमें से कौन सा इवेंचुअली होगा या नहीं होगा। Okay. बट ये वाला जो मैं लेके बैठा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा इम्कानात इसी के हैं। मुस्तनद लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है ऐसे। अच्छा। अभी इसके ऊपर अभी बड़ी बहस हो रही है रियासत के इदारों में और सियासतदानों में दरमियान। अच्छा। मगर ये जो है ना, इसका ढांचा एक बना है और मुझे समझ आ रही है कि ये किस तरफ जा रहा है। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। फिर उसके बाद हम दूसरे जो मोटे सवाल हैं इसके बारे में जुड़े, हाँ, जिससे इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो सवाल का जवाब कोशिश करेंगे देने की। ये है बहुत अहम। उसकी वजह ये है कि पावरफुल क्वार्टर्स जिसे हम लोग यहाँ कहते हैं, वहाँ उन्होंने कुछ फ़ैसले कर लिए हैं कि अब पाकिस्तान का जो आगे रास्ता जो है वो छोटे यूनिट्स के ज़रिए ही होगा, 4 बड़े यूनिट्स के ज़रिए नहीं होगा। और उन्होंने 4 बड़े यूनिट्स की खामियां जो हैं वो आउटलाइन की हैं, उसको स्टडी की है और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि छोटे यूनिट्स जो हैं वो बेहतर हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अब क्या उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या नहीं है, ज़रा उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या ये प्रोजेक्ट चल सकता है, नहीं चल सकता, इसके रास्ते में कौन सी मुश्किलात फेस होंगी, क्या ऑब्जेक्शंस होंगे, क्या अपोजिशन होगी, कौन क्या करेगा और ये कब जाके अगर होगा भी तो कब इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। सो लेट मी गिव यू फर्स्ट द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कहते ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं और कोई 25 करोड़ की 26 करोड़ की आबादी है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी हर प्रोविंस जो है वो दुनिया के अगर मुल्क ले लें, एक तरफ हमारी 4 प्रोविंसेस की पॉपुलेशन लिख दें और दूसरी तरफ दुनिया के मुल्कों की पॉपुलेशन लिख दें, तो हमारी जो प्रोविंसेस हैं वो मेजॉरिटी ऑफ दुनिया की जो कंट्रीज है उससे ज़्यादा बड़ी है इन पॉपुलेशन टर्म्स। हमारे सूबे मुल्कों से बड़े हैं। मुल्कों से बड़े हैं। तो एक तो ये कि जी फिर अगर मुल्क छोटे हैं तो आपकी प्रोविंस इतनी बड़ी है, तो इसका ये मतलब है कि कुछ आपकी प्रोविंस अगर छोटी हो जाए तो उसके अंदर फ़ायदे होंगे, क्योंकि डिवोल्यूशन हो जाती है, पावर जो है वो ऊपर नहीं होता, वो नीचे आ जाता है। तो एक तो ये कि ये जो कहना कि नहीं जी नहीं, हमने दुनिया का जो मॉडल है उसको नहीं फॉलो करना, दुनिया ने मॉडल यही फॉलो किया है, छोटी प्रोविंसेस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब पॉपुलेशन बढ़ती गई है, दुनिया में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, प्रोविंसेस में भी बढ़ रही है, मगर दुनिया में ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया है, उसमें उन्होंने मोटी मोटी बात ये देखी है कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस मुल्क में जो पावर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो रियासत है, वो फिर और यूनिट्स बनाती जाती है, उन प्रोविंसेस बढ़ाती जाती है या रियासतें बढ़ाती जाती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इससे ये नतीजा निकला कि जितनी छोटी पॉपुलेशन हो, जिसके साथ एक रियासत बनी हो या एक स्टेट बनी हो या एक प्रोविंस बनी हो, वो गवर्नेंस के लिए वो बेहतर होता है। अगर ऐसे ना होता तो फिर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। अब उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल जो हमें हमारे सामने है कि यूनाइटेड स्टेट्स जब पैदा हुई थी यूएस, तो उस वक्त 13 प्रोविंसेस थी और ओवर द ईयर्स अब जाके 50 वो हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ती गई है और स्टेट्स भी बढ़ते गए हैं, उन्हीं को डिवाइड कर करके वो बढ़ते रहे। इसी तरीके के साथ इंडोनेशिया के अंदर जब आज़ादी हुई तो 33 थी, 33 थी, अब 38 हो गई है। फिर वो कहते हैं चाइना बहुत ही क्लोज हमारे तरह का सिस्टम है। चाइना जब आज़ाद हुआ या 47-48 में तो 6 प्रोविंसेस थी चाइना के अंदर और अब 31 हो चुकी हैं। तो उन्होंने भी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई उन्होंने छोटे छोटे प्रोविंसेस करने शुरू कर दिए। अच्छा, इसी तरीके से ईरान के अंदर
23 थी एट इंडिपेंडेंस, अब 31 है। इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया के अंदर 12 थी, जिसके अंदर कोई यूनियन टेरिटरीज थी, कोई दूसरी थी, ये मिला मिलो के 12 थी 47-48 में, और अब जाके 28 हो चुकी है। यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब को के 3 हिस्से कर दिए, जो कि जिसके अंदर काफ़ी रेजिस्टेंस आई थी पंजाब से कि ये हमारे इतनी ज़बरदस्त हमारी प्रोविंसेस को आप आधा कर रहे हैं। वो तो अभी तक रो रहे हैं कि जी आपने क्या किया, पहले पंजाब बिखर गया बिटवीन ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब, लाइन ड्रॉ कर दी, और अब छोटा पंजाब जो रह गया तो उनकी तरफ, हमारे तरफ ज़्यादा बड़ा पंजाब था, तो उसके भी उन्होंने 3 हिस्से कर दिए। वो इसीलिए किए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए। तो वहाँ भी हो चुका है। कनाडा आप देख लें, 4 थी, अब 10 हो गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 4 थी और अभी भी 4 है, 1951 से आज लेके तक अभी तक 4 है। जी। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम ग्लोबल ट्रेंड जो है वो कुछ और है, उसके पीछे जस्टिफिकेशन या वजूहत उसके उन्होंने तस्लीम की है और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया है। हमने एडजस्टमेंट ही कोई नहीं की। पहले हमने 1 यूनिट बना दिया था और 0 से 1 कर दिया था, फिर 1 को तोड़ के 2 यूनिट्स किया है, ईस्ट पाकिस्तान फिर वेस्ट पाकिस्तान, फिर 4 करके बैठे हुए हैं उस वक्त के, और मसले बढ़ते जा रहे हैं और पावर डिवोल्यूशन नहीं हो रही, सारा पावर सेंटर्ड है उधर। 4 कैपिटल्स के अंदर सेंटर्ड है, पेशावर, कोयटा, कराची एंड इस्लामाबाद एंड लाहौर, मगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। डिफरेंट जो सेंटर के करीब हैं वो डेवलप हो रहे हैं, जो सेंटर से दूर हैं वो डेवलप ही नहीं हो रहे, और बहुत अनइवन डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए ग्रीवेंसेस लोगों के बढ़ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक तो उन्होंने कहा कि जी पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है, दुनिया का एक्सपीरियंस ये है कि रियासतें भी, स्टेट्स भी, प्रोविंसेस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बढ़ते हैं, तकसीम कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये तो दिस इज़ द वे दे। और उन्होंने फिर ये भी चेक किया कि ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, और उन्होंने ये दिखाया कि डेवलपमेंट इंडेक्स में जहाँ जहाँ छोटी रियासतें हैं वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है, जहाँ बड़ी बड़ी हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही। अच्छा, और फिर ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर वो कहते हैं कि हर 10 बच्चों में से 4 बच्चे जो हैं जो पैदा हो रहे हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, स्टंटेड है जिसे कहते हैं, बीमार हैं। जो पानी, साफ़ पानी पीने का मसला, आधी से ज़्यादा आपकी आबादी जो है इस मुल्क की, उनको साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता। बच्चे स्कूल में, कितने बच्चे हैं स्कूल में और कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये भी पाकिस्तान जो है वो लो लेवल पे जाके बैठा हुआ है। 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं 5 से 16 वो आउट ऑफ स्कूल हैं। अच्छा, तो इसलिए ये कह रहे हैं लुक एट दी स्टेटिस्टिक्स, ये कोई डेवलपमेंट तो नहीं है, ये तो बहुत, इसी के साथ तो आवाम इतनी नाराज़ है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो किसी कई जगह पे हो रही है और बाकी जगह पे नहीं हो रही। और इसी तरीके के साथ तारीख अपना एजुकेशन का भी यही है कि एजुकेशन के भी हमारे फिगर्स जो हैं बड़े ख़राब हैं। तो जितनी दूर आप प्रोविंशियल कैपिटल से है ना, उतनी आपकी तालीम की जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। लाहौर के अंदर जो तालीम है इट्स बेटर, आप ओकाड़ा चले जाएं तो और गिर जाएगी, ओकाड़ा से और आगे चले जाएं तो और गिर जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं साउथ पंजाब जो है वो अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू सेंट्रल पंजाब। और तो ये इसी किस्म की ये बातें चलती हैं, क्योंकि सेंटर एक है, लाहौर है, लाहौर के जो करीब है वो यहाँ पहुँच के अपने मफाद MPs के साथ मिल के कुछ थोड़ा बहुत करवा लेते हैं। जितने दूर होते हैं ना उनको इंसाफ मिलता है, ना उनको डेवलपमेंट मिलती है, ना उनको कोई सिफारशी मिलते हैं उनके काम कराने के लिए एंड सो ऑन। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये मामला ठीक नहीं है कि इतनी दूर आवाम को जाना पड़ता है अपने मसाइल हल करने के लिए। अच्छा, अब और हेल्थ के बारे में भी यही इसी किस्म की सिचुएशन है, मगर वो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये खर्चा बड़ा है इस सिस्टम का। हाँ, जाहिर है नया सिस्टम आएगा, नई असेंबलीज बनेंगी, डेवोल्यूशन, वो अलग बात है। अभी जो सिस्टम है जी उसका भी बहुत बड़ा खर्चा है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो नया सिस्टम आएगा उसके खर्चे कम हो जाएंगे और इसका बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो भी उसके लिए भी कुछ स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कर लिए जिन लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं। अच्छा। अब इसको चैलेंज किया जा सकता है, वो बाद की बात है जब डिटेल्स आएंगी कि ये कैसे फिगर्स लिए। मगर जो मेरे पास जो इस वक्त डेटा है वो यही शो करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें हमारे पार्लियामेंटेरियंस जी। अच्छा, एक यहाँ तासुर है कि आयशा के बेचारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को तो मिलता ही कुछ नहीं। हाँ, वज़ीर आज़म तो तनख्वाह नहीं लेते, पार्लियामेंटेरियंस को भी कुछ नहीं मिलता, बेचारे रोते ही रहते हैं। इसलिए कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए फिर उनको
डेवलपमेंट फंड्स लेने पड़ते हैं, डेवलपमेंट फंड्स बजट से लेते हैं, वो डेवलपमेंट फंड्स के 20-30% उनकी जेब में चला जाता है जब वो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अपने इलाके में वो इंचार्ज होते हैं डेवलपमेंट के, वो अपने बंदों को ठेके देते हैं और उस ठेके से अपनी कमीशन ले लेते हैं, तो इसलिए अपना उनका पेट भरता है। मगर ये भी गलत है, ये सही है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में से 20% करप्शन, एवरेज करप्शन है MPs की जेब में, और बाकी 20% जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं या दूसरे आ जाते हैं, उनकी जेब में जाता है। तो अगर 100 रुपये का डेवलपमेंट बजट है तो 40 तो पहले जेबों में चले जाते हैं, 60 रुपये का काम होता है। तो मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तनख्वाहें हैं हमारे लेजिस्लेशंस की, देखिए जब 1956 से लेके उस वक़्त एक MP की तनख्वाह कोई 400 रुपये होती थी जी। अच्छा, फिर कोई 1975-85 ले लें तो ये कोई 450% बढ़ गई, फिर हर साल ये बढ़ती रही मगर फिर भी कम रही, और 2016 में आके आयशा जी ये ऐसे करके इन्होंने तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली, ग्राफ ऊपर चला गया, बिल्कुल ऊपर चला 109%, 2016 के करीब ये इजाफा होता हाँ, देख रहे हैं। नहीं उससे पहले 100%। हाँ 100% से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, और तो ये अब इनकी तनख्वाह कोई 10 लाख के करीब हो गई है ये बढ़ के, और ये इजाफा 300% से ज़्यादा है। हाँ जी, और ये पिछले 4-5 साल में 6 साल में ये हुआ है जी, एकदम इतनी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। अच्छा, ये कमेटियों में बैठने के अलाउंसेस इसके से अलग हैं, ये हाँ, सिर्फ वो अलाउंसेस जो हैं वो अलग है जी, और वो भी कहते हैं 3-4 लाख रुपया महीने का बन जाता है एक सिटिंग का। अच्छा, तो ये है, मगर इनको अगर आप कंपेयर करें जी कि इंडिया और नेपाल, साउथ एशिया के ले लें आप जी, अच्छा, अगर आप इनको कंपेयर करें तो इस वक्त पर कैपिटा हाँ पार्लियामेंट की जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं वो क्या हैं। अब नेपाल के अंदर एवरेज मंथली लेजिस्लेचर पार्लियामेंटेरियन की 1,80,000 के करीब पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक है। अच्छा, उसके बाद आप श्रीलंका चले जाएं तो वहाँ इससे दुगनी है। अच्छा, जब आप बांग्लादेश चले जाते हैं तो बांग्लादेश की कोई 30-40% श्रीलंका से ज़्यादा है। इंडिया जो है वहाँ कोई $3,000 के करीब जी आपकी एक मेंबर की, पार्लियामेंट्री मेंबर की है, और हमारी कोई $3,500 है। जी। तो इस रीजन के अंदर हम सबसे ज़्यादा अपने लेजिस्लेटर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को पैसे देते हैं, और ये जो है ना कि सामने मिलता ही कुछ नहीं, ऐसी तो फारग है, लुटे गए मारे गए, मतलब चंगे पड़े इन्होंने पैसे मिल गए। अच्छा, यहाँ GDP भी मेंशन होनी चाहिए थी कि अच्छा, अब ये GDP के साथ कमा रहे हैं ये। तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, नए नए रियासतें, स्टेट्स, हर कोई बनाता गया, हर कोई बनाता गया सवाए हमारे जी। तो अब आप देखिए कि ये जो आज की जो प्रपोजल है जी, जो कि जब मैंने कहा ना कि 32+1 1 इज इस्लामाबाद और कराची इज़ 1 यूनिट, अच्छा उसके अंदर डिविजन्स होंगी बट बेसिकली 1। तो ये पहले जो प्रपोजल्स होती रही हैं उससे कैसे मुख्तलिफ है, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अच्छा, पहले तो आपको पता है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर 7-8 मूवमेंट्स चल रही हैं। एक तो आपको पता है सराइकी मूवमेंट है, फिर आपको पता है बहावलपुर वो प्रोविंशियल, वो भी कहते हैं हमारी भी बनाए आप, फिर हज़ारा वाले कहते हैं हमारा भी बनाए, मुतालबे हैं, पोटाहार वाले कहते हैं हमारा भी करें कुछ, महाजर वाले हैं वो कहते हैं हमारा भी सूबा बना दें, फिर फाटा में भी वो भी कहते रहे कि हम अलहदा हैं, आपका मर्ज क्यों कर दिया, और फिर कराची सूबा की भी डिमांड चल रही है, और पश्तून सूबा भी अब पहले बड़े अरसे तक कहते रहे तो अब बन गया है, मगर उसको KP बना दिया गया। तो मतलब ये चीज़ें तो चल रही थी और इनकी रेजोल्यूशन नहीं हो रही थी। तो आज का जो प्रपोजल है जो डिस्कस हम कर रहे हैं, ये कैसे फ़र्क है फ्रॉम एनी ऑफ दीज, एक ये सवाल खड़ा बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने इब्तिदाई में किया आपसे कि फ़र्क क्या है जो अब की बारी मुख्तलिफ है। अब की बारी ये है कि ये लिंग्विस्टिक नहीं है, ज़ुबान के बेसिस के ऊपर नहीं है, और एथनिक बेसिस के ऊपर नहीं है, अच्छा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर है, ये फ़र्क है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एथनिक बेसिस के ऊपर है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जो आज की प्रपोजल है ये इनको हाथ नहीं लगाएगी, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा लोगों के काम हो। ये नहीं कि जी आपकी आइडेंटिटी क्या है क्या नहीं, वो तो रहेगी आपकी आइडेंटिटी जो भी है, मगर ये इंतज़ामी बुनियादों पे अलग हो जाएंगे। इंतज़ामी बुनियादों पे। दूसरी बात ये है कि लोग समझते हैं कि नई बाउंड्रीज बना दी जाएंगी, नए सूबे जब बनाएंगे तो नए नए इलाके बना दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पहले ही एक सूबे के अंदर डिविजन्स बनी हुई हैं,
ओके और डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स है ना। ओके तो ये 32 डिविजन्स जो हैं उनको 32 सूबे बना दिया जाएगा। ये अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये कब से ये चलता आ रहा है और उसी को रखा जाएगा, इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। ओके ताकि ये ना कोई कहे कि जी पश्तूनों को कमज़ोर कर दिया या फलाने को ये कर दिया, फलाने को ये कर दिया, उसकी डिवाइड कर दिया, ये वो नहीं हो रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं और जो पहले सिस्टम है उसी को बरकरार रख रहे हैं। अच्छा, सो ये एक तो ये है कि कोई सिविल डिविजन्स नहीं होंगी, नई बाउंड्रीज नहीं बनेंगी, और ना ही ये किसी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से तोड़ने की कोशिश होगी, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ऑलरेडी है वो, तो उसके अंदर तो किसी को एतराज़ नहीं है। अच्छा, और ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ऐसे होगा, वो कहते हैं सब जगह पे, चारों प्रोविंसेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उन्हीं को बना देंगे, ताकि पावर डिवॉल्व हो जाए और वहीं जो लोग हैं वहीं के वहीं रह अच्छा, जाए। इस वक्त 37 डिविजन्स हैं टोटल, तो उन्हीं के ऊपर काम होगा। और इस्लामाबाद जो है उसको फेडरल टेरिटरी, अच्छा, ठीक है, वफाकी इकाई। दैट्स राइट। अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे करेंगे। जो प्रपोजल इस वक्त है वो है कि पंजाब को कि 10 जी यूनिट्स बना दिए जाएँ, सिंध के 7, जिसमें 1 कराची होगा, और बलूचिस्तान के 8 और इस्लामाबाद 1। जी ठीक, ये केपी 7। हाँ, तो नक्शा वैसे ही रहेगा जो डिवीज़न का नक्शा है इस वक्त, मगर उनके नाम अब तब्दील हो जाएंगे इनटू प्रोविंसेस। अच्छा, अब बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी कोई स्टेट बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, तो ये है बड़ी वाले का फ़ायदा होगा और छोटी वाले का नहीं होगा। ये सवाल भी खड़े हो गए हैं। अच्छा, मगर दुनिया का जो एक्सपीरियंस है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेरिका ले लें, जी वहाँ 50 स्टेट्स हैं, कोई भी एक से और ऊपर से लेके नीचे तक कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है और उनकी जो राइट्स हैं। जी कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा है और उसके बाद वर्मोंट सबसे कम है, जी एंड सो ऑन। और उनकी जो जीडीपी भी है वो भी ऐसे ही है, इनकम भी फ़र्क है स्टेट्स की पर कैपिटा, और पॉपुलेशन भी फ़र्क है, इलाका भी फ़र्क है, और जो उनके रेवेन्यू है वो भी फ़र्क है। उससे कोई अरेंजमेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तकलीफ़ नहीं किसी को होती। पॉपुलेशन भी फ़र्क है, ठीक है ना, तो दैट इज़ ओके। उसके साथ ये एजेंडा जो है ये आइटम ख़राब नहीं होता। ज़मीन का भी फ़र्क है, पर कैपिटा इनकम का भी फ़र्क है। जी अच्छा, सो इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है, या कोई बहुत बड़ी स्टेट है, कोई छोटी है, कोई तो वो भी है। महाराष्ट्र सबसे बड़ी, मिजोरम सबसे छोटी। अच्छा, तो अब ये है कि और उनकी फिर इनकम भी उसी किस्म की है। महाराष्ट्र की इनकम जो है कोई 450 बिलियन डॉलर्स के करीब है, और मिज़ोरम की है 4 बिलियन। जी, तो डजंट मैटर, वो भी स्टेट्स हैं, वो भी सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स हैं। अच्छा, पॉपुलेशन से भी ऐसे ही है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है और सिक्किम सबसे कम है। उत्तर प्रदेश तो कोई पाकिस्तान जितनी है, फिर 243 मिलियन, थोड़ा ही कम है पाकिस्तान से, मगर वो अभी भी एक स्टेट है। पंजाब को उन्होंने 3 हिस्सों में पहले ही कर दिया था। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या ये अमीर है और ये गरीब है। जिस तरीके से ये पैसे खर्च होंगे उससे पता चलेगा कि क्या इरादे क्या हैं। तो इसका ये मतलब है कि कंक्लूजन ये है कि जो रियासतें बनी हुई हैं दुनिया में के अंदर, फेडरल यूनिट्स, कोई भी एक जितनी नहीं होती कि हर एक जितनी हो, वो बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। और जो छोटी होती है उसका ये मतलब नहीं है कि वो गरीब होती हैं। सबसे ज़्यादा छोटी की कभी कभी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ भी जिस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर भी उन्होंने कैलकुलेशन की है कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की बनेगी। अच्छा, हाँ, तो वो भी और छोटी स्टेट्स जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, पाकिस्तान का के लिए इसका क्या मतलब है जी? वो कहते ही है कि इस वक्त जो सारे पैसे मिल रहे हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन से, कोई 55-57% यही पैसा जाएगा। पहले जाता था प्रोविंस को जी, और प्रोविंस फैसला करती थी कि नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को कितना देना है। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे सीधे के सीधे स्टेट्स को जाएंगे और यही लोकल गवर्नमेंट है आपकी। अच्छा, ये अब कोई नहीं होगा, प्रोविंस कोई नहीं होगी और लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं होगी। प्रोविंस इज इक्वल टू लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंस को छोटा कर दिया गया। ओके, ठीक है। तो ये सारा पैसा उसी फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले के तहत पॉपुलेशन, लैंड एरिया, कितनी गुर्बत है वहाँ, कितनी तालीम है, वो एक इंडिकेटर्स हैं। उसी फार्मूला के तहत आप इन रियासतों को सेंटर से आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे ये तो। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पैसे उतने ही जाएंगे जी, मगर पैसे अब नीचे तक जाएंगे, ग्राउंड लेवल तक पहुंचेंगे। ग्राउंड लेवल तक पहुंचेंगे। तो पॉपुलेशन, कितनी गुर्बत है,
कितना टैक्स वहाँ से कलेक्ट होता है और कितनी पॉपुलेशन है, थोड़ी या ज़्यादा, या वहाँ बैरूमियत कितनी है एक्सेट्रा, उसके बेसिस के ऊपर उनको पैसे मिलेंगे। तो इस हिसाब के साथ कैलकुलेट ये किया है कि बलूचिस्तान को पर कैपिटा सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा बलूचिस्तान प्रोविंस का होगा। वो कहते हैं इस फेडरल ट्रांसफ़र्स जब होंगे तो बलूचिस्तान की शेयर जो है जी वो कोई पर कैपिटा पर पर्सन कोई 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपया पर पर्सन को शेयर मिलेगा बलूचिस्तान की आवाम को। अच्छा। और सिंध की आवाम को कोई 40,000 रुपया मिलेगा पर पर्सन। खैबर पख्तूनख्वा 35,000 रुपया और पंजाब को 34-35, सबसे कम। ये जो फार्मूला बना हुआ है उसके तहत ये पैसे मिलते हैं। जो फार्मूला वो कहते हैं वही होगा एनएफसी वाला, जो एनएफसी वाला, वो से उसको उसी प्रोपोर्शन के अंदर नीचे नीचे जाता जाएगा। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान के हर बशिंदे को उनके हिस्से में अब मिलता है नहीं मिलता वो तो अपनी जो असेंबली बनाएंगे उससे डिपेंड करेगा, मगर जो पैसे उसको मिलेंगे वो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पर पर्सन सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को मिलेगा, फिर सिंध को, फिर खैबर को और फिर सबसे आखिर में। तो ये तो मतलब है कि बड़ी और इसी तरीके के साथ उन्होंने फिर ये डिस्कशन की है कि जी अगर किसी के यहाँ मिनरल्स बनते हैं, कोई तेल निकलता है, कोई गैस निकलती है, तो उसका भी सारे फार्मूले बना लिए हैं कि सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है वो सिंध को होने जा रहा है, उनको होगा। और सबसे ज़्यादा इससे वो कहते हैं कि सिंध को होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा को होगा, फिर बलूचिस्तान को और फिर पंजाब को। क्योंकि सिंध के अंदर थर में वो बहुत से मिनरल्स बहुत हैं, गैस भी है वहाँ, क्रूड ऑयल भी है और ये वो। बलूचिस्तान के अंदर तो खैर मिनरल्स तो हैं मगर अभी कुछ डेवलपमेंट्स होनी है। हाँ, तो अभी इन्वेस्टमेंट्स होनी है नहीं, मगर इस वक्त इस फार्मूला के तहत सिंध को सबसे ज़्यादा मिलेगा जी। तो और ये फिर उन्होंने पूरी डिटेल में मिनरल डिपॉजिट्स की हैं। अब आइए सवाल जो लोग बड़े परेशान हैं, जो पूछते हैं, तो कहते हैं यार इधर तो खर्चे बड़े हो जाएंगे जी। इस वक्त 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं जी, ठीक है जी, तो फिर तक 32 चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। हाँ, और फिर कैबिनेट भी होगी ना, और फिर हर एक की कैबिनेट भी 40-40 की होगी। हाँ, फिर आगे वो उनके मुआविन खुसूसी मुशीरान और लश्कर फौज जफर ये तो बस एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा फिर लूट मार का। मगर ये इस मॉडल के अंदर उन्होंने कहा नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनली इसको फिक्स कर देंगे। वो कहते हैं कि कोई नई बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, ना जजेस के लिए बनेंगी जो कि वहाँ के एरिया के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना जुडिशरी। अच्छा, कोर्ट्स भी नहीं बनेंगी और ये इसके ना सिविल सर्विस, ना किसी के लिए कोई नई चीज़ें नहीं होंगी। इस वक्त जिस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं इसी के अंदर सबको अकोमोडेट किया जाएगा। मगर इसके अलावा और वो ये कहते हैं कि अभी तो 18 डिपार्टमेंट्स हैं एक मिनिस्ट्री के अंदर, वो कहते हैं इसको भी हम कम कर देंगे तो इससे भी सेविंग्स होंगी, नई चीज़ें नहीं बनेंगी। और जो इस वक्त स्कूल्स हैं उनके बजट्स बढ़ जाएंगे मगर स्टाफ नहीं बढ़ाएंगे हम, पैसे नहीं बढ़ाएंगे और पैसे और स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च होंगे एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म की वो उन्होंने बनाई हुई हैं। अब वो इस कहते हैं जी इस वक्त कोई 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनी हुई हैं हर प्रोविंस के अंदर गवर्नेंस के लिए। वो कहते हैं ये हम 18 बना देंगे इसको, तो ज़ाहिर है फिर खर्चे कम हो जाएंगे। वो कहते हैं कि इस वक्त जो भी जजेस हैं हम कोई 137 जजेस जो हैं वो 32 हाई कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोई नए जजेस नहीं होंगे, वो जो नॉर्मली जो होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं अगर किसी प्रोविंस में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मगर इस वक्त जिस तरीके से ऑलरेडी बेंचेस बने हुए हैं उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उनका ये कहना कि इसके ऊपर ही ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो असेंबली होगी इनकी, ये बड़ा ट्रिकी इंटरेस्टिंग है। लोग तो ये कह रहे लो जी इस वक्त पंजाब असेंबली में 300 लोग हैं जी, ठीक है, तो ये फिर हर असेंबली में 300 होंगे तो पाकिस्तान पंजाब के अंदर 10 है तो ये 3000 लेजिस्लेटर्स आ जाएंगे, तो जी तनख्वाह होंगी तो गड्डियाँ होंगी तो सैक्रटरीज होंगे तो प्रोटोकॉल होएगा तो फलाना होएगा तो टिंगड़ा होएगा, यही कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं है कोई नहीं होना, यही जिन्ने हैं ना ये जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ बिठा देंगे, वहाँ बिठा देंगे। तो आपकी असेंबलीज जो हैं वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हाँ। किसी की असेंबली 60 की होगी, किसी की 15 की होगी, किसी की 40 की होगी जी। और ये 300 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर उन्होंने कॉस्टिंग्स भी की है। वो कहते हैं जी कि आज के कॉस्ट्स और आगे जाने के जो कॉस्ट्स हैं
वो कहते हैं कि हम ठीक ठाक परसेंट कुछ आधे कर देंगे हम कॉस्टिंग। अच्छा, अब ये प्लान्स बने हुए हैं आधे करने के, अब होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो, मगर ये डिपेंड करता है ना कि कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है और क्या रूल्स बनाए जाते हैं। जी। तो फिर उनको फिर बिकॉज ये करते क्या है, रूल्स तो बन जाते हैं, बाद में चेंज कर देते हैं। तो अभी तो ये प्रोग्राम यही है कि खर्चे भी हम कम कर देंगे। और ये तो ब्यूरोक्रेसी करेगी ना एग्जिस्टिंग सारे काम। तो वो कहते हैं जी कि फिर इस वक्त आप समझते हैं कि 10 CM सेक्रेटेरिएट्स हैं, हो जाएंगी तो एक की जगह पे, तो इसका क्या मतलब है कि खर्चे बढ़ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने बहुत से लोग जो हैं, कोई कम से कम 200 सिविल सर्वेंट्स ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 17 तक, उनकी छुट्टी करा देंगे। गोल्डन हैंडशेक के फारग पोस्ट भी खत्म कर दी जाएगी। पोस्ट भी खत्म हो जाएंगी, तो फिर ग्रेड के तो ज़रूरत भी कम हो जाएगी। वो कहते हैं ये भी रिड्यूस हो जाएगा, कुछ 27-30% रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो हर नए चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट में से उससे आधे होंगे, आधे से भी कम होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। अच्छा, तो इस तरीके के साथ वो इस मॉडल को आगे चलाएंगे। इसमें एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इन्होंने जो लिखा है यहाँ कि जी मेन जो क्रिटिसिज्म हो रही है, जो तनकीद हो रही है जी, वो क्या हो रही है? क्या सेक्रेटेरिएट के खर्चे बढ़ जाएंगे? अभी मैंने आपसे कहा, वो कहते हैं हम इनको कम कर दें। एड्रेस कर दिया आपने। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जुडिशरी, वो कहते हैं जितने इस वक्त सैंक्शन बेंचेस हैं यही रहेंगे जी, इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, कोई नए जजेस नहीं हम ऐड करेंगे, और जो MPs हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। एक तो ये, जैसे मैंने हमेशा कहा कि अगर आप सेंटर के करीब हों जी, तो आपको ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं, अगर आप थोड़ी दूर हो जाए तो कम होता है। इसीलिए लोग कहते हैं लाहौर तो बन गया है, एक शहर क्या, पूरा मुल्क ही बन गया है, और बड़ा फ़र्क है लाहौर, और इसी तरह कराची का बुरा हाल है बाकी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्यों कि जितना दूर है आप पावर से, उतना कम आपकी अहमियत है और उतने कम आपकी आपके मसाइल सुने नहीं जाते। अब कराची कैपिटल है सिंध का, मगर गवर्नमेंट से दूर है। PPP गवर्नमेंट है ना जी, तो कराची में PPP को कम वोट मिलता है ना, तो इसलिए PP के लिए दूर है वो, हालांकि PPP वहीं बैठी है। अब तो दूर है ना, तो इसलिए कराची का ख्याल कोई नहीं कर रहा। अब कराची की अपनी लोकल गवर्नमेंट हो, उनके पास पैसे हों और करप्ट ना हो, जैसे MKO के ज़माने में करप्शन थी, अगर वैसे ना हो तो कराची एकदम डेवलप कर जाएगा। जैसे लाहौर कर रहा है, लाहौर की है, वो कराची भी कर जाएगा। तो इसलिए आई थिंक डिलीवरी, फिर कंपटीशन होगी, डिलीवरी मैकेनिज्म ज़्यादा होगा। देखो आयशा, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिस डिवीजन में तुम, तो तुम्हें तो पता है यार, वो MP थे, साढ़ा MP था, वो उत्थे दफ्तर है, वो तो सारे लोग इकट्ठे हुए ने अपने, ये नहीं जी चलो जी लाहौर चलिए, उत्थे जाओ खड़े हो जाओ, वो तो दुनिया, सारी दुनिया तो उत्थे लोग आए ने, उत्थे एक DPO बैठा बेचारा, वो करदा पे कचहरी करदा पे, और सारा 4 बंदे ने सुन लिया 2 घंटे के अंदर, और उसके बाद बाकी बेचारे वो खड़े हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ होगा, फिर वापस जाना आना, ये तो अपने घर के नज़दीक ही सारा कुछ हो जाएगा, उत्थे मसले हल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज लोकल गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, तो अब ये है कि इस किस्म की प्रपोजल्स चल रही हैं। अब मैं आपको एक अपने बारे में एक बात बता दूँ कि 1996 में अच्छा मैंने एक इदारिया लिखा था, इदारिया लिखा था, जिससे मैंने ये कहा था कि जितनी डिविजन्स है ना जी, इन सबको सूबे बना दिया जाए। मैं इस प्रपोजल के हक में उस वक्त से हूँ। आज तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं इस सिस्टम के अंदर, इतनी करप्शन हो गई है, इतनी सियासी प्रॉब्लम्स हो गए हैं इसके अंदर, कि आपकी रियासत कमज़ोर होती जा रही है इनकी वजह से, और आवाम के मसले नहीं हल हो रहे। 1996 में किस पहलू ने आपको इस तरफ माइल किया कि आपने इस पर लिखा? उस वक्त ऐसा क्या था? उस वक्त ये हुआ था कि 1996 में सिविलियन हुकूमत आ रही थी, जा रही थी, और लगता ऐसे था कि इनमें से कोई ये इनिशिएटिव लेगा और इसको करेगा इस मसले को। अच्छा। आर्ग्यूमेंट्स जो आज दिए जा रहे हैं वो भी आर्ग्यूमेंट्स उसी वक्त थे कि ये छोटे यूनिट्स इज़ बेटर देन बिगर यूनिट्स। और सारी दुनिया में, मैंने कहा ना, अमेरिका 13 से उठ के तो कहाँ पहुँच गया, 50 पे आ गया। इंडिया ने पंजाब को 3 बना दिया एंड सो ऑन, तो इंडिया 12 से चढ़ा और 28 हो गए। तो आई थिंक ये तो उस वक्त से मुझे क्लियर था मेरे जहन में। तो ये ना आप कहिएगा कि जी क्योंकि आज ये फिर फैशनेबल हो गया और मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं था। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था और इस तरह से बहस भी उलझती नहीं थी। मगर मुशर्रफ के ज़माने में
और ज़िया के ज़माने में ये लोकल गवर्नमेंट्स एक दफ़ा फिर आई। जी ज़िया के ज़माने में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी और ज़िया का एक सियासी मकसद था। मुशर्रफ के ज़माने में जेन्युइनली लोकल गवर्नमेंट्स आई, लोग खड़े हुए और एक जो पुराना होल्ड था ऑफ द ओल्ड पॉलिटिशियंस जो काम नहीं करते थे, खा पी के दौड़ जाते सन, जी। जो नए नए लोग आए और उन्होंने डेवलपमेंट भी की और उन्होंने आवाम की खिदमत भी की। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड सिस्टम। अब सवाल ये है आयशा कि इसको कैसे लाया जाए, एग्जीक्यूट कैसे और किया जाएगा। एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। अच्छा, लेकिन आपने जिसमें जो फ़र्क बताया इस मुसव्वदे की रोशनी में, वो ये कि ये माजी से कैसे मुख्तलिफ है, तो वो जो भी नुकात उसमें हैं कि माजी में झगड़े किस बुनियाद पर होते थे, अब वो झगड़ा ही ख़त्म कर दिया गया, जड़ से उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि इंतज़ामी बुनियादों पर यह सब होगा। एड्रेस किया गया है उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को जो आज तक उठाए जाते थे इस मामले से जुड़े। लेकिन और भी बहुत से सवाल हैं, गवर्नेंस से मुतालिक, करप्शन से मुतालिक, सियासी निज़ाम में क्या बदलाव आएगा, ये सब जुड़े हुए सवाल सेठी साहब के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। ठीक। वेलकम बैक टू द शो। सारा रोड मैप आ गया सामने, लेकिन जाहिर है इस पे अमल करना है, और वो इतने अरसे से जो फार्मूला चलता रहा अमल नहीं हो पाया। उसके रास्ते में रुकावटें क्या क्या थी, ठीक। किसको मनाना आसान, किसको मुश्किल, आईनी तरमीम कहाँ आसान कहाँ मुश्किल, ये सारे मरहले कैसे तय होंगे, इन सियासी जमातों का क्या होगा, इन्हें कैसे मनाया जाएगा। हाँ जी, मेरा ख्याल है मसला बनेगा पीपल्स पार्टी और सिंध का। केपी में कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, पंजाब तो पहले तैयार है। यहाँ तो पहले भी सूबों की बात होती रही हाँ, है। इमरान खान साहब तो इसी नारे पे आए थे ना, जनूबी पंजाब सूबा महाज, बाकायदा एक नारे के साथ। तो इसलिए पीटीआई इसको अपोज नहीं कर सकती, वो तो उनके लीडर ने तो पहले ही इसके लिए हमायत की थी। नून लीग तो जो कहेगी रियासत के इदारे वही करेगी, और वैसे भी उनको फिक्र नहीं है कि अगर उनका कोई सपोर्ट है तो वो, अगर सरगोदा में उनके 2 MP सेलेक्ट होते हैं तो कोई छोटे यूनिट हो जाएंगे तो वही फिर से इलेक्ट हो जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सिंध का प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का भी नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से डिविजन्स किए हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सिंध के अंदर एक सेंटिमेंट है कि सिंध को जिस सूरत में है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। ये एक सिंधी नेशनलिज्म है जिसकी बेसिस के ऊपर, जिसको पीपल्स पार्टी ने अपना लिया। और आसिफ जरदारी साहब ने जो 18th अमेंडमेंट करवाया था, उसका बेसिस ही ये था कि इस यूनिट को हाथ ना लगाया जाए, इसको पैसे और दिए जाए मगर हाथ और ना लगाया जाए, इसको डिवाइड करने की कोशिश ना करें, बिकॉज सिंधी नेशनलिज्म इज़ एथनिक बेस्ड। और तो इसलिए इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कहा जी एथनिक को तो हमने देखना ही नहीं, उसको तो हमने हाथ नहीं लगाना, जो है वही रहेगा। तो पहले ही उन्होंने वो क्लियर कर दिया। अब आई बात कि क्या मसला क्या है। सिंधी कहते हैं कि जी कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, और हमें कराची की डेवलपमेंट के अंदर हमारा भी रोल होना चाहिए, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मगर कराची में सिंधी एथनिक की पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी है। वहाँ महाजर हैं, और महाजर सिर्फ वो नहीं जो कि इंडिया से आए हैं, महाजर वो भी हैं जो और प्रोविंसेस से, पंजाब से वहाँ गए हैं, और केपी से वहाँ गए हैं, कश्मीर से वहाँ गए हैं। तो इट्स अ मल्टी एथनिक सिटी नाउ। सिर्फ महाजरों की, महाजर को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं, तो दे आर ऑल फ्रॉम आउटसाइड। कराची की ओरिजिनल पॉपुलेशन तो 3 लाख 4 लाख थी पॉपुलेशन, तो अब तो इट इज़ 20 मिलियन एंड प्लस, एंड दे आर ऑल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो इसलिए उनको कैटेगराइज करना एज सिंधीज़, ये एक सियासी चाल है। अच्छा, इसलिए, और वो कराची को अलग नहीं होने देते, वो कहते हैं नहीं कराची हमारा हिस्सा है। मगर अब अगर उनके अपने इतने हिस्से हो जाएंगे और कराची के भी हिस्से हो जाएंगे जी, तो मेरा ख्याल है कि ये समझाया जा सकता है कि वी आर नॉट फिडलिंग विद सिंधी नेशनलिज्म, बिकॉज ऑब्जेक्शन सिंधी नेशनलिज्म से आएगी। और यहाँ ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो यही दी जा रही हैं कि जी अगर आपने ऐसे किया तो ब्लड बात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा इसका जवाब सिंपल सा है। अगर पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के ऊपर साथ है, उनके रियासत के इदारों के साथ है, अब पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका फ़ायदा है और सिंध का भी फ़ायदा है, तो फिर कोई ब्लड बात नहीं होगा, फिर कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन या नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी बाहर हो जाती है आउट ऑफ द सिस्टम, तो फिर पीपल्स पार्टी और सिंधी नेशनलिस्ट वो एक हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी वहाँ, और वहाँ राइटिंग होगी, शोर शराबा होगा और वायलेंस भी हो सकती है। और तो ये इसको हैंडल करना है। उसको हैंडल MQM, जमात इस्लामी, PTI से किया जा सकता है। MQM, जमात इस्लामी, PTI, इन सब का इंटरेस्ट ये है कि कराची को सिंध से
एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग किया जाए ताकि कराची को पैसे मिले डेवलपमेंट के लिए। अभी सारे के सारे पैसे कहीं और चले जाते हैं, जो कलेक्शन होती है कराची में पैसे कहीं और चले जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो है इज़ नॉट रन बाय कराचीइट्स, इज़ रन बाय सिंधीइट्स। जो मगर अब वो यही तो मसला बना हुआ है कि तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये मसला जो है इसको हल कर लिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास होना कि वो गवर्निंग स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगे और उनको नुकसान नहीं होगा, उनका फ़ायदा ही होगा। तो मेरा ख्याल है ये कन्विंस करने वाली बात है, नेगोशिएट करने वाली बात है और ये मसला हल हो सकता है। अगर इसको ना किया गया तो मसले बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल आई कैन से, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। इसके लिए आपने एक बार कमेटी की बात की थी कि हो सकता है कोई कमेटी बन जाए, 28वीं आईनी तरमीम से इसका रास्ता निकले इसकी तरफ। नहीं निकलेगा तो वहीं से 28वीं या 29वीं तरमीम में ये सारा कुछ आ जाएगा। जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना तो वहाँ ऑब्जेक्शन आती है ना। पीपल्स पार्टी इस एजेंडे को फॉलो करती है और अंगूठा लगा देती है तो फिर मसला हल हो गया। 28वीं तरमीम में ही मसला 28वीं 29वीं जिसमें ये करते हैं। अगर पीपल पार्टी कहते नहीं हम नहीं करते तो फिर रियासत क्या करेगी? रियासत के इदारे जो कि चाहते हैं ये हो, नून वाले भी चाहते हैं ये हो, वो क्या करेंगे? और पीटीआई भी चाहेगी। उस इस वक्त जैसे कहते हैं ना जिद कर रही है, वो कहते हैं इमरान खान ना सानू गपशप करवा दो, ओदा भी कोई रास्ता कढ़िए तो ऐसे कर ही देंगे, मगर उदू नहीं करांगे जब तक आप हमारी बात नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा है कि उनका इनपुट ज़रूरी है इमरान खान बिल्कुल साहब का हर मामले में। अब बात यह है कि यहाँ रियासत को भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर पीटीआई को साथ लेके चलना है जी तो फिर इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ कोई मुकबका करना पड़ेगा, उनको सिस्टम के बाहर नहीं रखना पड़ेगा। पहली बात ये, दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। मगर सारी पाकिस्तान के अंदर आवाज़ ही एक है कि इतनी बड़ी पार्टी को अब बाहर नहीं रख सकते, कोई ना कोई मुकबका करके उनको सिस्टम के अंदर लाया जाए। ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, इट्स अ बिग हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़, मगर ये करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों इफ़ दे आर अपोज टू दिस, अगर इसको वो नहीं मानते तो फिर ये अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। और मौलाना ने तो ऑलरेडी अपने इशारे कर दिए वो कितने नाराज़ हैं। तो इसके लिए काफ़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुराद पॉलिटिकल कोऑपरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये कल नहीं होने जा रहा, ये परसों नहीं होने जा रहा, इसके ऊपर अब ये सारी चीज़ होगी ना। आज हमने बात कर दी, 2 दिन पहले कहीं और मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बात की, मियां आमिर ने इसके ऊपर बात की, सारे चैनल्स जो हैं वो लगे हुए हैं यही चीज़ें डिस्कस करने। बड़ी अच्छी बात है, ये सारे डिस्कस करें, इसकी खामियां निकालें, इसको फिर जो पावर्स दैट बी हैं जो लोग ये इसके ऊपर फिर डेवलपमेंट्स हो, इसके ऊपर बहस हो, फिर पार्लियामेंट के अंदर हो, फिर कमिटीज़ के अंदर हो, तो ये साल लग जाएगा। अगर आप आज शुरू करते हैं ना इसके ऊपर डिस्कस करना कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली करना है, उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे आपने नंबर्स गेम में करना है फॉर 2/3 मेजॉरिटी, कौन आपने लेना है साथ कौन नहीं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की बनी थी विद एवरीबडी ऑन बोर्ड। भुट्टो साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उस वक्त सारा मुल्क बिखरा हुआ था, अवाम न्यूट्रल मतलब बिल्कुल ही डिप्रेस थी कि यार मुल्क आधा हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस और बड़े लोग उस वक्त भी बलोचिस्तान और केपी वाले अलहदगी पसंद तंजीमें शुरू हो गई थी बांग्लादेश देख के। भुट्टो साहब ने सबको बुला के बैठा के 3 महीने 4 महीने उन्होंने लगाए। 1972 में वो आए थे और 1973 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनी। तो 1 साल लगा दिया उन्होंने, नेगोशिएशंस क्लॉज बाय क्लॉज ये वो, तो उन्होंने फिर सबसे साइन करवा लिया। एवरीबडी साइंड ऑन। बलूचिस्तान के गौस वक्त बेजेंजो साहब ने ओके कर दिया, उधर से वली खान ने ओके कर दिया एंड सो ऑन। और सिंध से भुट्टो साहब खुद थे, पंजाब से करवा लिया, वो अपने पंजाब भी उन्हीं के हाथ में था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की फिर चीज़ करनी पड़ेगी आपको। यू विल हैव टू ब्रिंग ऑल दीज पीपल ऑन बोर्ड। ये उतना ही हिस्टोरिक इवेंट होगा जितनी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी। तो ये जल्दी होने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये कल कहा था कि ये वक्त लगेगा इसको, इसके अंदर डिबेट्स होंगी, गिव एंड टेक होगा, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा और फिर जाके इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा, अब जाते जाते मैं एक बात कर दूं, उससे पहले ये सियासी जमातों को एक सफ़े पे लाना पड़ेगा। इस वक्त तो पीटीआई नाराज़ है, पीटीआई नाराज़ है, पीपल्स पार्टी भी नाराज़गी का इजहार कर रही है, मुस्लिम लीग में भी कोई लोग इधर उधर हो रहे हैं, एमक्यूएम को समझ नहीं आ रही, वो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। और सो अब बिलावल कुछ कह रहे हैं, ज़रदारी साहब भी थोड़ी बहुत टांग अड़ाए हुए हैं, ये नहीं साइन कर रहे, वो नहीं साइन कर रहे। ये सब मसले हल करने पड़ेंगे बिफोर यू मूव अहेड ऑन दिस प्रोजेक्ट।
ये इनफॉर्मल डिस्कशंस वर्सेस फॉर्मल डिस्कशंस सब करनी पड़ेंगी आपको, और ये वक्त लगेगा। जैसे आपने 1973 की मिसाल दी, जमहूर की बड़ी दस्तावेज बन रही थी, उसके लिए भुट्टो साहब ने कितना होमवर्क किया, भाग दौड़ की, सबको ऑन बोर्ड लिया। इसी तरह 2009 में जब 18वीं तरमीम का मामला आया, उस पर भी हमने देखा कई महीने लगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी, बड़ा संग मील था। अब ये मामला जो है, ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। इसके लिए इस वक्त आपको किस पॉलिटिशियन में वैसा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि वो सबको ले सकता है ऑन बोर्ड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। मुझे अफसोस से ये कहना है कि मुझे कोई इतना नेशनल पॉलिटिशियन नज़र नहीं आ रहा जो इस मामले को लेके आगे चले। आई थिंक इसमें जो टेक्निकली जो लीडरशिप है सियासी जमातों की, वेदर इन गवर्नमेंट और आउट ऑफ गवर्नमेंट, उनको कहना पड़ेगा कि आप नॉमिनेट करें बंदे, वो नॉमिनेट करें और ये बंदे कमिटीज़ में जाके बैठें, सेनेट की कमेटी या नेशनल असेंबली की कमेटी या प्रोविंशियल कमेटीज़, ये एक ऑल एम्ब्रेसिंग कमेटी बननी चाहिए जो इन सब चीज़ों को डिस्कस करे और खुलेआम डिस्कस करे, और इसके अंदर मीडिया के अंदर भी डिस्कशन होनी चाहिए, फिर जाके ये बात बनेगी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बाद की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कंसेंसस पे आपने आना है तो जिन लोगों से आपने कंसेंसस लेना है उनके साथ तो तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ना। उनकी व्यूज़ फ़र्क हो सकती हैं ऑन दिस इशू, बट लड़ाई झगड़े तो उनके साथ नहीं होने चाहिए ना। विच बेसिकली मीन्स कि इस वक्त जो टेंशन चल रही है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड पीपल्स पार्टी या नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, वो ख़त्म होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की बात सुननी चाहिए, जहाँ जहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं आपको करना चाहिए, अदरवाइज़ उनको समझाना चाहिए प्यार के साथ। कोई उसमें गुस्से वस्से वाली बात नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। थोड़ा देर कर लें हर चीज़ को, मगर नेगोशिएट करके करें। और दूसरी तरफ ये है कि जो पीटीआई है उसके साथ भी आपको कोई मोडस ऑपरेंडी या कोई ना कोई मुआहदा करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए कि जी अमेंडमेंट होने जा रही है और 2/3 के लिए 2 बंदे कम हो गए हैं, उधर चुको तो इधर पाओ, ऐसा काम करना। जैसे आपने 26वीं से 27वीं तरमीम की, ऐसे नहीं हो ऐसे सकता। ना करें। लेकिन जैसे हम सबको ऑन बोर्ड लाएं। हाँ। इट इज़ लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इतनी बड़ी चीज़ ये होने जा रही है। तो ये जो चीज़ थी जो कि 70 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाती, जैसे इंडिया में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, एल्सवेयर, कि आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिफ़िकल्ट होता गया टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बनते गए। यहाँ हुआ नहीं, इसलिए अब हुआ ये कि जब नहीं हुआ तो महरूम, कुछ लोग एरियाज़ महरूमियत का शिकार हो गए और सियासी डिफरेंसेस, जिसकी वजह से नेशनलिज्म बढ़नी शुरू हो गई। अब बाहर के जो मुल्क हैं वो एथनिक नेशनलिज्म को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। और ये मैं समझता हूँ, ये सवाल पूछते हैं लोग कि ये इस वक्त ये क्यों ये आइटम एजेंडे पे आया है जी। इस वक्त ये आइटम इसलिए आया, 2 वजह उसकी। एक वजह तो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी लॉपसाइडेड हुई है, कहीं हुई और कहीं नहीं हुई, और महरूमियत इतनी बढ़ गई है कि ये सिस्टम, जैसे मौसम ने कहा, ये चल नहीं रहा है। भाई चल तो रहा है मगर जिस तरीके से चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा, और उसकी एक वजह यही है कि सारा पावर जो है वो हैज़ टू बी कॉन्सनट्रेटेड, इसको डिस्पर्स करना है, डिवॉल्व करना है। और सबको पता है डिवोल्यूशन और लोकल गवर्नमेंट, सारी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट चलती है। फेडरल गवर्नमेंट तो मोटी मोटी चीज़ें करती है, बाकी आपकी रोज़मर्रा की सारी रिक्वायरमेंट्स, आना जाना, ट्रैफिक, पुलिस, ये तो सब लोकल गवर्नमेंट होती है। यहाँ तो है ही नहीं ऐसी कुछ। यहाँ तो एक बड़ा प्रोविंस पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस तो पता नहीं क्या हाल हुआ है पंजाब पुलिस का, उसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। तो जब ये होगी, छोटे छोटे यूनिट्स होंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी होगी और फ़र्क भी होगा। इससे तो कोई शक नहीं, बिकॉज आप पहुंच जाएंगे ना वहाँ। हाँ। हर रोज़ ही कचहरियाँ बैठे होंगे इसी होते वो कहते हैं ना, मरज़ बढ़ता गया जूझू दवा की। तो जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, कोशिश की गई, फार्मूले लाए गए, लेकिन आजमाया नहीं गया। तो आपकी बार जो मसाइल या बीमारी बढ़ चुकी है, उसके लिए ये नुस्खा आजमाना ज़रूरी है, अगर उसके नकाइस दूर कर दिए गए हैं। इससे जुड़े हैं और भी बहुत से सवाल कि ख़ानदानों की सियासत कहाँ खड़ी होगी, विफाक मजबूत होगा या नहीं। ब्रेक के बाद आके ये सवाल सेठी साहब के सामने रखें। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत गंभीर मामला छेड़ के हम बैठे हैं, वो है नए सूबों का, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम। सेठी साहब, आपने कहा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना होगा, नुमाइंदे उनको अपने मुकर्रर करने होंगे ताकि इत्तफाक़ राय हासिल किया जा सके। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, अगर अवाम ही के सामने एक रेफरेंडम रख दिया जाए, रेफरेंडम करवा के वो राय सामने आए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तो कम अज़ कम वे बाइंडिंग हो जाएगी कि भाई अवाम तो ये सोच रहे हैं, आप कैसे अलग सोच सकते हैं। अच्छा, अब ये मसला रेफरेंडम का,
दो इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि आपने आज तक जितने रेफरेंडम्स कराए हैं वो फ्रॉड रेफरेंडम्स थे, और जिस मकसद के लिए कराए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया, बेइज्जती होगी। मुशर्रफ ने भी कराया, ज़िया ने भी कराया, सारे वो सवाल ही ऐसे बनाए गए थे कि एक किस्म का जवाब मिले और उसके बाद एक्सपोज हो गए कि ये तो फ्रॉड था। तो इस स्टेज पे अगर एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी पहले इस्तेमाल हुई है जो कि डिस्क्रेडिटेड है बिल्कुल, तो उसको फिर इस्तेमाल करना वो पहले दिन से डिस्क्रेडिटेड होगी। अच्छा, एक परसेप्शन ही हो जाएगी, लो जी ये करान जा रहे हैं अपना काम। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी कहा कि पहले सियासी जमातों को एक सफ़े पे लाना है, डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है, उनको आप एक सफ़े पे लाएंगे लाइक इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, ताकि 100% आके लोग वोट डालें इसके लिए लेजिस्लेटर्स। अच्छा, तो फिर रेफरेंडम भी आप कराना चाहें तो करा लें, बिकॉज सियासी जमातें फिर अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए आवाम के पास जाएंगी, कहेंगी करो। वो रेफरेंडम तो सियासी जमातें कराती हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइज एक्टिविटी तो सियासी जमातों के कारकुन होते हैं ना, उनकी वोट बैंक होता है ना, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट वोट बैंक तो नहीं होता। तो रेफरेंडम भी जो होता है वो भी लोग पार्टी बेसिस पे करते हैं कि पार्टी की पोजीशन क्या है। लेकिन यहाँ जिनके नाम लिए उन्होंने करवाया। सो आई थिंक पहले वो काम कर लें, जब वो हो जाए तो फिर आप रेफरेंडम आपने कराना तो आप करा लीजिएगा, वो 100% सक्सेसफुल होगा। मगर अगर आप इन हालात में कराने जाएंगे जहाँ टेररिज्म और उसके राइट्स एंड रॉन्ग्स, प्रोविंशियल राइट्स, पार्टी राइट्स, जेल में एथनिक नेशनलिज्म, फॉरेन इंटरवेंशन, इन सिचुएशन के अंदर रेफरेंडम सोचना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक, तो वही मेरा सवाल जो ब्रेक से पहले कि बड़े ख़ानदानों की सियासत इससे मजबूत होगी, कमज़ोर, विफाक मजबूत होगा? बड़े ख़ानदान जो हैं उनकी सियासत कमज़ोर होगी। इस वक्त बड़े ख़ानदान के 3-3, 4-4 लोग जो है ना वो सारा पावर लेके बैठे हुए हैं, और वो फिर पावर लोगों जिसको चाहे दे देते हैं। जब ये होगा तो फिर पावर डिस्पर्स हो जाएगी। पावर एक जगह पे नहीं होगी, लाहौर में नहीं होगी, क्वेटा में नहीं होगी, फिर वहाँ होगी जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं। पैसे सारे लाहौर में नहीं होंगे, सारे क्वेटा में नहीं होंगे, पैसे उधर होंगे जहाँ जितनी आबादी, फिर वहाँ लोग उठेंगे। हाँ, मिडिल क्लास के लोग उठेंगे और वो पहुंचेंगे और कहेंगे सानू 10,000 वोट चाहिए, वो तो असी इकट्ठा कर सकते हैं, लाख वोट असी नहीं इकट्ठा कर सकते। हमारे पास कोई कबायली लॉयल्टीज़ नहीं है, हमारे पास फैमिली लॉयल्टीज़ नहीं है, हमारे पास इतने बड़े पैसे भी नहीं है टू फॉर एन इलेक्शन। तो यहाँ तो पैसे वैसे भी थोड़े लगेंगे, यहाँ तो आम बंदा भी खड़ा हो जाएगा, उसको भी 5-10 हज़ार वोट ले सकता है वो। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। एंड ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकल गवर्नमेंट इज़ रियल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि गवर्नेंस जब बात होती है, ऑल पॉलिटिक्स एंड देयरफॉर ऑल गवर्नेंस इज़ लोकल। ये एक कोटेशन है, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल, लोकल पॉलिटिक्स से बात ऊपर चलती है। तो जब आप इस किस्म के दौर में आ जाते हैं जहाँ लोकल पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है और ऊपर से पॉलिटिक्स चलती है, तो फिर यही सूरत हाल होती है जो आप देख रहे हैं। ये ताकत का तकाज़ा ये हाँ, और फिर यहाँ करप्शन भी इसीलिए ज़्यादा होती है कि लोगों को आपने ख़रीदा होता है, आवाम की तरफ से नहीं आए होते वो, उनके वोट्स भी जो हैं वो भी ख़रीदे होते हैं। तो वफाक की मजबूती या कमज़ोरी? वफाक मजबूत हो जाएगी, बिकॉज वफाक को फिर फ़िक्र नहीं होगा कि सुथरा पंजाब के लाहौर में सुथरा है या ओकाड़ा में सुथरा है या कहीं और कुछ सुथरा है कि नहीं है। उनके अपने मसले हैं, वो अपने आप करें, पैसे उनको मिल जाएंगे, पावर उनको मिल जाएगी, बंदे उनके अपने होंगे तो करें फिर। ये तो नहीं होगा हर चीज़ के लिए मरीम नवाज़ के पास जाना पड़ता है। अभी भी वो हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि जी मैं फ़लानी जगह से बोल रहा हूँ, मरीम बीबी के लिए एक पैगाम है कि जी साढ़े तो इतने कोई सुथरा कुछ नहीं होया, तुसी कहते हो सारा कुछ हो गया, तो यह देखो साढ़ा हाल की है। तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर वहीं ये मरीम के पास नहीं आएंगे, दे विल गो टू द लोकल काउंसलर। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है जैसे अब MPs जो हैं पार्टीज़ उनको फील्ड करती हैं, तो पार्टीज़ तो चाहेंगी कि जी हमारे लोग ही यहाँ भी काबू करें पावर को, मगर क्योंकि वोट इतने नहीं चाहिए होंगे एक इलेक्शन करने के लिए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट्स नहीं आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि अभी तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, एक बंदा उन्होंने 50,000 वोट मिल जाता है, दूसरा बंदा उन्होंने 55 मिल जाता है, 55 वाला जीत जाता है। अब ऐसे नहीं होगा ना, अब ये वो 55 वाले में भी 4 होंगे ना वहाँ भी, तो अब वो इट्स बी ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा। वेरी राइट, पैसे भी कम लगेंगे इलेक्शन के ऊपर एंड पावर भी मिलेगी, फिर पैसे डिस्पर्स करने के लिए भी डेवलपमेंट होगी। आई थिंक दुनिया ने इस्टेब्लिश कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज ऑलवेज बेटर।
ये आखिरी जुमला काफ़ी मुस्तनद है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब आपके पास आलमी मिसालें मौजूद हों कामयाब मॉडल्स की, तो मुज़ायका क्या है इस निज़ाम को अपनाने में जिसमें ना सिर्फ ये नक्शा बदलेगा बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी में भी तब्दीली के इम्कानात हैं, और वो मसाइल जो काफ़ी अरसे से हल तलब हैं उनकी तरफ भी एक राह निकलेगी और आवाम को ग्रास रूट लेवल पर उनके हकूक़ दस्तयाब होंगे। इससे ज़्यादा सियासी जमातें क्या चाहती हैं जो यही नारा लेकर आवाम के पास जाती हैं सिर्फ इलेक्शन के दिनों में, और उसके बाद क्या होता है वो हमारे सामने है। आपका फीडबैक बहुत अहम है इस सिलसिले में, आपके सवालात भी। इसके अलावा भी कोई आपके जहन में हो सवाल तो इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू।